हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आई होप सबने लिख लिया होगा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। व्हाट सरफेस केमिस्ट्री? व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? इट इज़ ऑल अबाउट सरफेस। जो सरफेस पर रिएक्शंस होते हैं, राइट, कैटालिस्ट, वो सब में क्या होता है, सरफेस के ऊपर कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं, वो सब यहाँ पर हमें पढ़ना है, राइट। इन जनरल आज के लेक्चर में हम एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एड्जॉर्प्शन के बारे में। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो देखते हैं। कौन सी टर्मिनोलॉजीज है? फर्स्ट इज एब्सॉर्प्शन। व्हाट इज एब्सॉर्प्शन? मोर और लेस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी बल्क ऑफ द मटेरियल। मतलब जो हमारा मटेरियल है उसके पूरे बल्क में जो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट का, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होता, राइट। वो पूरे मटेरियल में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एंड सेकंड इज एडजॉर्प्शन, एडी, ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इज ऑल अबाउट सरफेस, राइट। सो पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन एट द सरफेस क्या होगा? ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। द एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मतलब एड्जॉर्प्शन सॉलिड पर भी हो सकता है और लिक्विड पर भी हो सकता है, राइट। सो सॉलिड और लिक्विड जो भी कंपोनेंट, जो भी सब्सटेंस है, उसके सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर कंपोनेंट एक्सेस में जमा होता है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। सेकंड, थर्ड इज सॉर्प्शन, राइट। सो वेन एवर एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सॉर्प्शन, राइट। दोनों साथ में हो रहा है। एंड डिसॉर्प्शन, जो एड्जॉर्प्शन हुआ उसका जो ऑपोजिट, मतलब जब कंपोनेंट एड्जॉर्ब हुआ एट द सरफेस, वो वहां से निकल रहा है, राइट। सो दैट इज डिसॉर्प्शन, राइट, रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। इट्स लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। इट्स लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होता है भाई? जिसके अंदर हम हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस हमारा डिसॉल्व हो रहा है। सो सेम यहाँ पर एड्जॉर्बेट, मतलब जो एड्जॉर्ब हो रहा है, जो कंपोनेंट एड्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। एंड जो एड्जॉर्ब कर रहा है, जो सरफेस, जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन टेकन प्लेस, जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट कंपोनेंट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट, राइट। सो दिस टर्मिनोलॉजी you should remember, right? Next, particularly in this chapter we will study about adsorption only, right? Surface chemistry पढ़ रहे हैं तो adsorption के बारे में पढ़ेंगे। So adsorption are of two types, physisorption and chemisorption, right? Physisorption is what? Physisorption को दूसरी तरह से लिखूँ तो physical adsorption, ठीक है, physical adsorption। And chemisorption is what? Chemical adsorption, right? So that is physisorption and chemisorption। मतलब वो हम दोनों का कंपैरिजन में देखेंगे, right? What is physisorption? What is chemisorption? So what is physisorption? In case of physisorption, the attractive force is weak physical forces like van der Waals forces। मतलब जो एड्जॉर्बेट की सरफेस है, जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है और जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर आ रहे हैं, राइट, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है? फिजिकल फोर्स है, राइट, लाइक van der Waals फोर्सेस। मतलब वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वहां पर फिजिकल फोर्सेस है, दैट इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन। एंड व्हाट इज केमिसॉर्प्शन? ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, दैट इंटरेक्शन इज केमिकल फोर्स। वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग। सो ये जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स और जो सरफेस है एड्जॉर्बेंट का, उसके बीच में एक अच्छा केमिकल बॉन्ड बनता है, राइट, दैट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अकर्स अप्रिशिएबली एट लो टेम्परेचर। मतलब फिजिसॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर होता है, और वी कैन से नियर टू रूम टेम्परेचर और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो एट दैट टेम्परेचर फिजिसॉर्प्शन टेकन प्लेस अप्रिशिएबली, मतलब अच्छे से फिजिसॉर्प्शन होता है। बट
केमिसॉर्प्शन क्या होता है? एट अ हाई टेम्परेचर। केमिसॉर्प्शन केमिकल रिएक्शन होने के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट्स वाई केमिसॉर्प्शन इज टेकन प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो क्या होगा? फिजिसॉर्प्शन का क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिजिसॉर्प्शन होने की जो क्वालिटी थी उसके अंदर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। एबिलिटी ऑफ फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस, जो फिजिसॉर्प्शन हुआ था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो गया, मतलब डिसॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसॉर्प्शन हो जाएगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स फिजिसॉर्प्शन से थे सरफेस के ऊपर वो निकल जाएंगे, राइट। बट इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना है भाई। वैसे तो ये पूरा कंपैरिजन याद रखना है, क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई यहाँ से, राइट। फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन अलग अलग सेंटेंस दे सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। सो ध्यान में रखना, ये पूरा जो थियोरी पार्ट है वो लिख दिया है मैंने, राइट। एक और थियोरी पार्ट आएगा लैंगम्यूर में, राइट। लैंगम्यूर की अजम्पशंस है वो सारे लिखने हैं हमें। सो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, बट इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, राइट। दैट्स वाई हमें ये सब याद रखना है, राइट। सो टेम्परेचर इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेज, बट मैग्नीट्यूड ऑफ केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेज, राइट। इट इन्वॉल्व्स हीट इन्वॉल्व इज लो। मतलब वॉट एवर फिजिसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन में, मतलब एड्सॉर्प्शन में जो हीट इन्वॉल्व है, चाहे वो एड्सॉर्ब हो रही है चाहे वो रिलीज हो रही है, राइट, डजेंट मैटर, हीट इन्वॉल्व दैट इज लो, दैट इज लो। तो यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व है दैट इज लो, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है चाहे वो रिलीज हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। हीट इन्वॉल्व दैट इज लो। कितनी लो होती है भाई? 4 to 40 किलो जूल पर मोल, 4 to 40 किलो जूल पर मोल, राइट। बट यहाँ हीट इन्वॉल्व दैट इज हाई, दैट इज हाई। वो कितनी होती है? 40 to 400 किलो जूल पर मोल। देख रहे हो भाई, यहाँ पर 4 to 40 किलो जूल है, वहाँ पर 40 to 400 किलो जूल, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, राइट। दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर, भाई याद रखना, एंड दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब एक बार फिजिसॉर्प्शन हो गया सरफेस के ऊपर, राइट, फिर सपोज आपने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? जो एड्सॉर्प्शन हो गए थे गैस के मॉलिक्यूल्स वो वापस रिलीज भी हो सकते हैं, वो रिवर्स भी हो सकती है प्रोसेस, राइट। सो फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल बट केमिसॉर्प्शन इज नॉट। व्हाई? इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग है भाई, तो वो बॉन्डिंग इजीली नहीं टूटेगा, दैट्स वाई केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, राइट। यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्म होता है। क्या होता है भाई? मल्टी लेयर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। multi-layer is formed in case of physisorption, multi-layer is formed, but in case of chemisorption there is only monolayer, there is only monolayer, right। ये याद रखना है, in case of physisorption multi-layer is formed, in case of chemisorption only monolayer is formed। why, right, why monolayer भाई? देखो सरफेस है, उसके ऊपर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट, केमिकल रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में, सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया। सपोज यहाँ पर मेरे पास और गैसियस मॉलिक्यूल्स है, राइट, टू एड्सॉर्ब, राइट, एड्सॉर्ब होने के लिए और गैसियस मॉलिक्यूल है, बट सरफेस में जगह ही खाली नहीं है, राइट। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स वहाँ बैठ गए, सो वो आगे गैस मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने देगा नहीं, दैट्स वाई इन केमिसॉर्प्शन देयर इज ओनली मोनोलेयर इज form, only monolayer is formed। activation energy of desorption is very low, ये याद रखना है भाई, activation energy of desorption, what is this? एड्सॉर्प्शन तो हो गया, उसका रिवर्स क्या है? डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन करने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डिसॉर्प्शन। अब देखो फिजिकल वंडरवाल फोर्सेस है, राइट, फिजिसॉर्प्शन में वो क्या है? वीक है इन नेचर, दैट्स वाई उसको डिसॉर्प्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कैसी होगी? लो होगी, दैट्स वाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डिसॉर्प्शन इज वेरी लो, राइट। बट इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन इट इज वेरी हाई। व्हाई? we required more energy to dissolve the gaseous molecules, right, because उन दोनों के बीच में जो attraction force है that is chemical reaction, right, that is strong, right।
So next we will talk about factors affecting adsorption. What? Factors affecting adsorption. What are the factors? First, temperature, pressure, nature of gas, or we can say nature of adsorbate, and fourth is nature of adsorbent, मतलब जहाँ पर adsorption, जिसकी surface पर adsorption हो रहा है. First is temperature. Temperature में क्या याद रखना है? देखो इन जनरल है ये, नो केमिस ऑप्शन, नो फिजिक्स ऑप्शन, इन जनरल, राइट. इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा भाई? एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. क्या होगा? डिक्रीजेस. ये याद रखना है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. ठीक है, दिस इज अबाउट टेम्परेचर. नेक्स्ट प्रेशर. देखो जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स है एड्सॉर्बेट के, गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा? उसका प्रेशर लगेगा, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. सो प्रेशर इंक्रीजेस. देन मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन. देखो भाई इसका मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन. देन एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस. ठीक है भाई, ये याद रखना है. एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, बट एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब कौन से गैस के एटम्स एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो भी डिपेंड करता है भाई. सो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो इजीली लिक्विफाइबल या फिर रेडिली सॉल्यूबल जो गैस होते हैं, राइट, रेडिली सॉल्यूबल और इजीली लिक्विफाइबल कौन से NH3, HCl, Cl2, SO2, ये सारे जो गैस है वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं. क्या हो जाता है? इजीली एड्सॉर्ब हो जाए एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस. कौन से भाई? O2, N2 एटसेट्रा. ये सारे गैसेस से कंपेयर में ये जो इजीली लिक्विफाइबल या फिर जो रेडिली सॉल्यूबल है वो सारे जो गैसेस है वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन परमानेंट गैसेस, राइट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब सरफेस कैसा है. अब देखो जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही उसके ऊपर पोरस हो गए भाई, राइट, और उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. तो वही है, राइट. सरफेस एरिया पर यूनिट मास एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज मोर देन एड्सॉर्प्शन ऑल्सो मोर. सो दिस इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. सो अब कुछ ग्राफ्स है भाई, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे. एड्सॉर्प्शन आइसोबार, राइट. ग्राफ्स देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट है, कोई जो हमें स्टेट दिया हुआ है उसके अंदर एड्सॉर्प्शन कैसे वेरी होता है, प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन कैसे वेरी होता है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर एड्सॉर्प्शन कैसे वेरी हो रहा है. सो वो देखेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ग्राफ इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार, राइट. व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार? सो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है भाई? जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वैसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस. उसी तरह यहाँ पर एड्सॉर्प्शन आइसोबार, मतलब ऐसा एड्सॉर्प्शन जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है. सो द कर्व शोइंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्या है ये? एड्सॉर्प्शन, राइट. अब जहां पर भी ये दिखे भाई एड्सॉर्प्शन फॉर गिवन यूनिट, भाई हमारे ये यूनिट में AD का मतलब एड्सॉर्प्शन, एडिशन भी हो सकता है, बट यहाँ पर एड्सॉर्प्शन, ठीक है. एट अ गिवन प्रेशर, मतलब गिवन प्रेशर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन एड्सॉर्प्शन. देखो भाई हमने देखा यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीज एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो दिस इज डिक्रीजेस, राइट. सो ये ग्राफ आएगा भाई एड्सॉर्प्शन आइसोबार का. व्हाट इज x/m? x/m क्या है भाई? व्हाट इज x/m? ये, राइट, मास ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मास. ऐसा होता है, वो लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम आगे. एड्सॉर्प्शन को ये टर्म में भी दिखाया जाता है x/m, राइट. सो दैट इज x/m. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज x/m simply, right. So temperature increases, magnitude of adsorption decreases. But
सेकेंड इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। द कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो भाई, हमने देखा प्रेशर इंक्रीजेस देन एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। सो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारे गिवन सरफेस में अभी जगह बची नहीं है भाई, सब कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब एक भी वैकेंट साइट बची नहीं है। तो क्या करेगा भाई, एट दैट टाइम वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब भाई इससे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो ये ग्राफ आगे कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट, अब इससे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट। आगे जाके ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। तो दैट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन आइसोस्टर। व्हाट इज आइसोस्टर, अब आइसोस्टर मतलब क्या, टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है एंड प्रेशर भी वेरी हो रहा है, राइट। सो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, तो एड्जॉर्प्शन में क्या डिफेक्ट आएगा भाई, देखो। तो एट दैट टाइम ग्राफ इज इंक्रीजेस, राइट। सर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है बट साथ में प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो प्रेशर क्या करेगा, टेम्परेचर की इफेक्ट को थोड़ा नलीफाई कर देगा और बिकॉज ऑफ दैट एड्जॉर्प्शन इंक्रीज। तो दिस इज एड्जॉर्प्शन आइसोस्टर। तीनों ग्राफ याद रखने भाई, एड्जॉर्प्शन आइसोबार, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोस्टर, राइट। आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट एंड आइसोस्टर मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों वेरी हो गए। अब कोई पूछे भाई, अगर मुझे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो क्या आएगा, वो भी सेम आएगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर भी ऑल्सो इंक्रीज, राइट। सो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीजेस अगर दोनों बढ़ रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर अकेला बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एट दैट टाइम एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, राइट। कब आएगा, और यहाँ पर आइसोथर्म, राइट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज, बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट इट इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट वेरियस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसोथर्म है भाई, ये सारे हमने नॉर्मल, ये एक नॉर्मल आइसोथर्म देखा हमने, एक और टाइप के, दो टाइप के आइसोथर्म है, राइट। फर्स्ट इज मल्टी लेयर फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टी लेयर, है ना। हमने फिजिक्स ऑप्शन में देखा था भाई, मल्टी लेयर फॉर्म होता है, मतलब ये एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर गैस का, मॉलिक्यूल्स, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, दिस इज मल्टी लेयर। तो ऐसे टाइप के एड्जॉर्प्शन के लिए कौन सा ग्राफ आएगा, आइसोथर्म मुझे ड्रॉ करना है तो क्या आएगा, देखो भाई, प्रेशर इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, राइट। अब इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मोनोलेयर फॉर्म होगा, क्या होगा, एक लेयर, पहला लेयर फॉर्म हो जाएगा ऐसे, राइट। सो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, लेकिन दूसरा लेयर फॉर्म होगा, राइट। सो यहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट है। तो मल्टी लेयर का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा भाई, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। सो दिस इज अबाउट मल्टी लेयर। भाई मल्टी लेयर का ग्राफ पूछे तो क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, दिस इज अबाउट मल्टी लेयर। बट सेकंड क्या है, मल्टी लेयर विदाउट मोनोलेयर, मतलब मल्टी लेयर तो बन रहा है बट परफेक्ट मोनोलेयर नहीं बन रहा है। मतलब क्या होता है वहां पर, कुछ इस तरह होता है भाई, परफेक्ट मोनोलेयर नहीं बनता। मल्टी लेयर तो बन रहा है लेकिन कोई परफेक्ट मोनोलेयर नहीं बन रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है लेकिन मल्टी लेयर तो बन रहा है। सो एट दैट टाइम उसका आइसोथर्म का ग्राफ क्या आएगा भाई, ऐसे आएगा, ठीक है, राइट। ये क्या था, इस तरह कुछ कर्व था, वहाँ पर वो सीधा ऊपर चला जाएगा, राइट। वहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, वहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट, राइट। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स है थर्मोडायनेमिक, उसका एड्जॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होता है, एड्जॉर्प्शन जब होता है तो वो पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं वो देखते हैं हम। एड्जॉर्प्शन एंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर, तीन पैरामीटर है भाई, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा जी इज व्हाट, गिव्स फ्री एनर्जी, राइट, गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम, राइट। सो एड्जॉर्प्शन भाई, एड्जॉर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी है, स्पॉन्टेनियस,
एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अगर उसको पोरस मिल जाए किसी भी सरफेस के ऊपर, वहाँ पर जाके गैस मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, राइट। सो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप खुद से होती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, याद रखना। दैट्स वाई डेल्टा जी इज नेगेटिव, राइट। अब whenever absorption happens, वो स्पॉन्टेनियस होती है, ऑल्सो राइट एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। मतलब जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी रिलीज हो गई। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच कैसा होगा भाई, वो भी नेगेटिव होगा, वो भी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, राइट। वाई, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, राइट। एंड डेल्टा एस, अब देखो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी सरफेस नहीं है यहाँ पर, राइट, रैंडम है। डेल्टा एस इट व्हाट, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी चेंज, while this is enthalpy change, right, and this is Gibbs free energy, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब एंट्रोपी क्या है भाई, एंट्रोपी चेंज, वो हमें एंट्रोपी रैंडमनेस के बारे में दिखाती है भाई। जितना ज़्यादा एंट्रोपी उतना ज़्यादा रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, राइट। मतलब एक गैस है, उसका रैंडमनेस तो होगा ही भाई, होगा, पक्का होगा। गैसियस का सबसे ज़्यादा रैंडमनेस, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होता है, राइट। बट जैसे इसको कुछ सॉलिड या लिक्विड सरफेस मिल गई, वो क्या हो गई, एड्जॉर्ब हो रही, तो यहाँ पर क्या है, मोर रैंडमनेस, और यहाँ क्या है, लेस रैंडमनेस, राइट। अब चेंज कैसे निकालते हैं भाई, डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट, राइट। एस ऑफ प्रोडक्ट एंड एस ऑफ रिएक्टेंट, राइट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या देता है हमें, डेल्टा एस देता है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट है जिसकी एंट्रोपी क्या है, कम है, एस इज लेस, यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी ज़्यादा है। तो अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूँ तो क्या होगा भाई, नेगेटिव आएगा वो भी, राइट। क्यों, जो रैंडमनेस थी सिस्टम की वो क्या हो गई, कम हो गई। दैट्स वाई डेल्टा एस ऑल्सो नेगेटिव। सो तीनों पैरामीटर्स, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, तीनों पैरामीटर्स नेगेटिव होते हैं। गेट में इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था भाई, असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स, ठीक है। ये याद रखना है, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच तीनों नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी भाई, एग्जाम में पक्का आएगी। अभी आपकी थियरी एग्जाम में उसमें भी पक्का आएगी, और एंट्रेंस एग्जाम में भी 99% है यहाँ से क्वेश्चन आने के। 3 साल में से 2 बार इस पर से क्वेश्चन आ चुका है, और लैंगम्यूर थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। सो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन थियरी, सो लैंगम्यूर ने कुछ थियरी दी थी एड्जॉर्प्शन के बारे में, राइट, कि एड्जॉर्प्शन होता है तो कैसे होता है, उसके ऊपर से कुछ इक्वेशन दिया, वो सब दिया, राइट। सो उसने ये थियरी देने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स या फिर अजम्पशंस दिए, राइट। क्वांटम में हम देखते हैं कुछ भी थियरी आने से पहले उसके पॉस्टुलेट्स है क्वांटम के, राइट, कि ये होता है वो, सो दैट इज अजम्पशन। सो ये अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अजम्पशन है भाई, रटने नहीं है बट समझने हैं, राइट, कि ये सही है। जहाँ पर हिट्रोजीनियस वर्ड है वो हिट्रोजीनियस, गैस एक्स इज रियल और आइडियल, सो वो भी हमें समझना है, ठीक है। 8 पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस याद रखने हैं, रटने नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा राइट डाउन दी पोस्टुलेट्स, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, बट पोस्टुलेट्स पर से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आपके एमएससी एंट्रेंस में ही, एमएसयू में 1 साल में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। सो सारे लैंगम्यूर के पोस्टुलेट्स थे, गलत किए थे, सही किए थे, उसमें से एक आंसर सही था, ठीक है। सो यहाँ पर अजम्पशंस मैंने लिखे हैं भाई, शांति से अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। फर्स्ट, द एड्जॉर्ब्ड गैस बिहेव्स आइडियली, मतलब जो गैस
एड्सॉर्ब हो रहा है, वो बिहेव्स आइडियली, वो आइडियल गैस है। नेक्स्ट, ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड बाय गैस, जो गैस है वो मोनोलेयर फॉर्म कर रहा है। थर्ड, एड्सॉर्प्शन सरफेस कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्टिव साइट्स वेयर द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स अकर, मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ फिक्स नंबर ऑफ साइट्स है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन गैस का होने वाला है। वो नंबर हमें पता नहीं है, बट वो उसका नंबर एक फिक्स है, उसके ऊपर फिक्स नंबर ऑफ साइट्स है। ईच साइट्स होल्ड ओनली वन गैस मॉलिक्यूल, राइट, एक साइट एक गैस, मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर ऐसी साइट है तो वहाँ पर आके एक साइट पर एक गैस का मॉलिक्यूल बैठेगा भाई, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ईच साइट इज इक्वली प्रोबेबल फॉर इट्स ऑक्यूपेशन, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी एक साइट की है पूरे ये सरफेस में, जितनी प्रोबेबिलिटी ये साइट की ऑक्यूपेशन की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी बाकी सारी की ऑक्यूपेशन की है, तो सारे इक्वली प्रोबेबल है। ऐसा नहीं है कि जो साइड वाली राइट साइड वाली सरफेस है वो जल्दी भर जाएगी, लेफ्ट साइड वाली फिर बाद में भरेगी, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो दे आर ऑल इक्वली प्रोबेबल। द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस भाई, राइट, यहाँ पर भी था वो स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट था कि जो एड्सॉर्प्शन का जो एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस है वो हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, राइट, मतलब थ्रू आउट सेम होता है, ठीक है। सो दैट ईच बाइंडिंग साइट हैज द सेम एफिनिटी फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब जो एड्सॉर्बेंट साइट है, राइट, एड्सॉर्बेंट साइट वो होमोजीनियस, उन सबका नेचर कैसा है, सेम है, दैट्स वाई probability of adsorption I is same, right, there is no interaction between the adsorbate molecules, right, मतलब दो गैस मॉलिक्यूल्स अगर एड्सॉर्ब हो गए उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल एंड अ फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स और इनकमिंग गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पर आ रहे हैं और जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब हो गए उन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम, ये लिखा है भाई, देखो कोई गैस है ए, उसके मॉलिक्यूल है प्लस सरफेस, तो गैस प्लस सरफेस मिक्स होके एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल बना रहा है, एड्सॉर्ब, दैट इज कॉल्ड एएस, हमने नाम दिया है ए प्लस एस गिव्स ए। उन दोनों के बीच में एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल एंड फ्री मॉलिक्यूल्स के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या है भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट, के ए एंड के डी, राइट, के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, के डी इज रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन, ठीक है। सो दैट इज के एंड के डी। नाउ आई हैव टू राइट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। काइनेटिक्स पढ़ा भाई, काइनेटिक्स हमने पढ़ा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे लिखेंगे भाई, एड्सॉर्प्शन ये डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका रेट कैसे लिखेंगे, के ए इंटू रिएक्टेंट्स, ए इंटू एस, यस और नो, राइट, दैट इज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, राइट। व्हाट इज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन ये डायरेक्शन में हो रहा है, सो उसका रेट कांस्टेंट के डी और उसका रिएक्टेंट ए एस, राइट, उसका रिएक्टेंट ए एस। बट यहां पर क्या बोला है, देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम, देखो भाई ये क्या है, इक्विलिब्रियम, ये दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दैट्स वाई के ए इंटू एस इज इक्वल टू के डी इंटू ए एस, के डी इंटू ए एस, राइट। अब देखो भाई इसके ऊपर से फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला का डिराइवेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला का डिराइवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार समझा देता हूँ, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम के ए एस इज इक्वल टू के डी ए एस, राइट, दैट्स वाई के अपॉन के डी इज इक्वल टू के अपॉन के डी इज इक्वल टू ए इंटू एस अपॉन ए एस, राइट, ए इंटू एस अपॉन ए एस, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम, राइट। सो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम के इज इक्वल टू ए इंटू एस इज इक्वल टू के डी इंटू ए एस, वाई,
रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दैट्स वाई दोनों इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, राइट। सो आई कैन राइट दैट Ka अपॉन Kd इज इक्वल टू Ka अपॉन Kd इज इक्वल टू As अपॉन A इंटू एस, राइट। अगर मैं K अपॉन Kd इज इक्वल टू K लिखूँ, राइट, K अपॉन Kd इज इक्वल टू K, दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसका एक नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। जो हमारे एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है भाई, राइट, कि कितने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब है, कितने डिसॉर्ब हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, उसको नाम दिया मैंने के, राइट। सो के इज इक्वल टू As अपॉन A इंटू एस, राइट। अब रेट ऑफ adsorption is directly proportional to pressure and number of vacant साइट्स, नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स। उससे पहले एक टर्म आती है भाई थीटा, थीटा टर्म आती है, राइट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ फ्रैक्शन, दैट इज नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स, राइट। थीटा लिखता हूं भाई मैं, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर जितनी नंबर ऑफ साइट्स है टोटल, उसका फ्रैक्शन है भाई नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड। मतलब एक सरफेस है, उसके ऊपर दिस मैनी नंबर्स ऑफ टोटल वैकेंट साइट है, राइट। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स आ गए भाई, ऑक्यूपाई कर ली साइट्स, ठीक है। तो 4 साइट्स ऑक्यूपाई कर ली, तो उसके लिए थीटा अगर मैं ढूंढूं तो 4/9, तो ये होगा एक फ्रैक्शन, दैट इज द फ्रैक्शन नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स, दैट इज थीटा, राइट। तो उसका एक नाम है भाई फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्ब साइट दैट आर कवर्ड एट गिवन टाइम, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्ब साइट्स एट गिवन टाइम, मतलब गिवन टाइम के ऊपर जो फ्रैक्शन है एड्सॉर्ब साइट का, दैट इज कॉल्ड थीटा, राइट। अब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन किसका है? ऑक्यूपाइड साइट्स का। तो अनऑक्यूपाइड मतलब वैकेंट साइट क्या होगी भाई? वैकेंट साइट कितनी होगी? 1 माइनस थीटा। कितनी होगी? 1 माइनस थीटा। सो उसका यूज करेंगे। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड नंबर ऑफ वैकेंट साइट। सो ये जो रेट है हमारा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड नंबर ऑफ वैकेंट साइट, ठीक है। उसी तरह रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एड्सॉर्ब साइट, राइट। क्यों भाई टोटल नंबर ऑफ एड्सॉर्ब साइट? अब देखो डिसॉर्प्शन है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितने साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। जितने ज्यादा ऑक्यूपाइड साइट्स हो गए उतना ही ज्यादा डिसॉर्प्शन होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ डिसॉर्प्शन is proportional to number of occupied sites। कौन देता है भाई ऑक्यूपाइड साइट का नंबर? थीटा, राइट। दैट्स वाई रेट ऑफ
डिसॉर्प्शन is equal to is proportional to what? Is proportional to theta. Is proportional to theta, right? That's why रेट लिखना चाहूँ मैं, अगर मैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू के पी अपॉन पी इंटू 1 माइनस थीटा, एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा, इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा, राइट? That's why k upon kd, right? That's why k upon kd is equal to, at equilibrium दोनों सेम होंगे भाई, ये दोनों, right? k upon kd दोनों सेम होंगे at equilibrium. That's why k upon kd क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन p ब्रैकेट 1 माइनस थीटा, थीटा अपॉन p ब्रैकेट 1 माइनस थीटा. भाई ये फॉर्मूला याद रखना है. और k अपॉन kd क्या होता है भाई? के होता है. सो के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा. ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है भाई? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. क्या मिला मुझे? के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा. कोई मुझे थीटा निकालने को बोले, पी और के गिवन है, या फिर अगर पी और थीटा गिवन है तो के निकालने को बोले, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ये टर्म पूरी इस तरफ चली गई. सो के पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा. दैट्स वाई के पी थीटा, सॉरी, के पी माइनस के पी थीटा, के पी माइनस के पी थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट? अगर मुझे थीटा निकालना है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है? सो के पी इज इक्वल टू थीटा कॉमन निकला 1 प्लस के पी. दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी. ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं. के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी. बट ये किसके लिए है भाई? यूनिमोलिकुलर के लिए, राइट? मोनो एक ही एटम की बात है तो उसके लिए, राइट? लेकिन अगर बायोमोलिकुलर गैस है, क्या है भाई? बायोमोलिकुलर. तो एट दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू के पी रेज टू 1/2 अपॉन 1 प्लस के पी रेज टू 1/2, राइट? इसी तरह इन जनरल अगर बात करूँ तो थीटा इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस के पी रेज टू 1 अपॉन एन, ठीक है? वेयर N is atomicity, not aromaticity भाई, एटोमेटिसिटी. मतलब हमारा गैस कितने एटम्स है भाई, राइट? O2 में 2 एटम, बायोमोलिकुलर, राइट? उसी तरह ये बताता है एटोमेटिसिटी, तो 1 अपॉन एन लिखना है हमें, राइट? अगर बायोमोलिकुलर है तो 1/2 बायोमोलिकुलर, अगर यूनिमोलिकुलर है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, राइट? आपको यही यूज करना है भाई, राइट? कहीं पर अगर एटोमेटिसिटी वर्ड आ गया तो एट दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. सो दिस इज लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर्स एड्सॉर्प्शन थियरी, ठीक है? ये थियरी है भाई, ये उसका डिराइवेशन भी मैंने करवा दिया, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं हर बार. जैम में भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है? क्वेश्चन करवाता हूँ. यूनिट बाय यूनिट देखो, यूनिट ऑफ के, राइट? के का यूनिट यहीं लिख देता हूँ. यूनिट क्या है भाई? प्रेशर इनवर्स, मतलब बार इनवर्स, एटमॉस्फेयर इनवर्स, व्हाटएवर, ठीक है? ये सारे क्या है? के यूनिवर्स, के यूनिट है. प्रेशर इनवर्स मतलब क्या? बार इनवर्स, एटमॉस्फेयर इनवर्स, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है? दैट इज द यूनिट ऑफ के. के इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, के इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट. एक और वेरिएशन है भाई इसके ऊपर का, वो दिखाता हूं. इसके ऊपर से ग्राफ आता है, ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन आता है, यहाँ से लैंगम्यूर का एक ग्राफ आता है, वो दिखाता हूँ, राइट? अब देखो थीटा क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स. लेकिन हमें अगर साइट्स का नंबर पता नहीं है
और नंबर ऑफ साइट्स कितने ऑक्यूपाई हुए वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम अगर मुझे पता है, राइट। अब देखो भाई, लैंगम्यून ने अपने पोस्टुलेट्स या फिर अजम्पशन में बोला था कि ओनली मोनोलेयर्स आर फॉर्म, राइट, ओनली मोनोलेयर्स आर फॉर्म। तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगा, राइट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, ये भी लिख सकता हूं मैं। अब सपोज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज V एंड टोटल वॉल्यूम मोनोलेयर फॉर्म होता है, तो उसको मैं नाम देता हूं VM, ठीक है भाई, उसको मैंने नाम दिया VM। और ये जो है वो V एड्सॉर्ब, मतलब मेरा जो गैस एड्सॉर्ब हुआ उसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया थीटा का नया वेरिएशन भाई, V एड्सॉर्ब अपॉन V मोनोलेयर, बट मुझे फॉर्मूला पता है भाई, थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP, थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP इज इक्वल टू V एड्सॉर्ब अपॉन V मोनोलेयर। अब इसके ऊपर से एक ग्राफ बनेगा, कैसे दिखाता हूँ, देयरफॉर V एड्सॉर्ब अपॉन KP नीचे चला गया यहाँ पर, ठीक है, KP V एड्सॉर्ब अपॉन KP इज इक्वल टू VM अपॉन 1 प्लस KP। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, राइट, KP अपॉन V एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1 प्लस KP अपॉन VM, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो उसको, KP अपॉन V एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1 अपॉन VM प्लस KP अपॉन VM, KP इस तरफ ले आओ भाई, 1 अपॉन V एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1 अपॉन VM KP प्लस KP नीचे आएगा, KP कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन VM। ये एक फॉर्मूला मिल गया भाई मुझे, याद रहना चाहिए भाई, 1 अपॉन V एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1 अपॉन VM KP प्लस 1 अपॉन VM। इसके ऊपर से ग्राफ भाई, ग्राफ कौन से टाइप का है, अगर मुझे 1 अपॉन V एड्सॉर्ब वर्सेस 1 अपॉन P का ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 अपॉन V एड्सॉर्ब वर्सेस 1 अपॉन P, तो कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है। m क्या है, 1 अपॉन P के साथ में मल्टीपल में कौन है, 1 अपॉन VM के, दैट इज स्लोप, एंड इंटरसेप्ट 1 अपॉन VM, ठीक है। अब इसका यूनिट अगर मैं पूछूं, राइट, K का यूनिट क्या होता है, प्रेशर इनवर्स, तो वो ऑलरेडी अपॉन में है तो वो हो जाएगा बार। K का यूनिट होता है बार इनवर्स, लेकिन वो ऑलरेडी इनवर्स में है तो वो हो जाएगा बार, ठीक है। और VM इज वॉल्यूम, वो अपॉन में है, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसका सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, वॉल्यूम इनवर्स, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सो ये एक ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ है भाई, इन सबको मैं P से मल्टीप्लाई कर दूँ, P अपॉन VM इज इक्वल टू P अपॉन VM K प्लस P अपॉन VM, ठीक है। इसके ऊपर से कौन सा ग्राफ है भाई, P अपॉन V एड्सॉर्ब वर्सेस P अपॉन V एड्सॉर्ब वर्सेस P, सॉरी ये P एड्सॉर्ब है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों को P से मल्टीप्लाई कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये आ जाएगा, ठीक है। P से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो ये यहाँ P से मल्टीप्लाई होगा तो ये P कट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, राइट। अब P अपॉन V एड्सॉर्ब वर्सेस P का ग्राफ है, तो ये कौन सा टाइप का है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी सेम ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब m क्या है भाई, 1 अपॉन VM, क्यों, देखो 1 अपॉन VM मल्टीपल में 1 अपॉन VM, एंड c क्या है, 1 अपॉन VM K, 1 अपॉन VM
के, ठीक है। सो ये दोनों ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूला लैंगम्यूर के आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 99% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं दिखाता हूँ। देखो भाई, दो क्वेश्चन है लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के इक्वेशंस के ऊपर से दो क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले एक रीजनिंग दिखा देता हूँ लैंगमूर का। थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी एंड के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने, ठीक है। रीजनिंग है भाई, रीजनिंग, राइट। एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर, ठीक है। एट लो प्रेशर मतलब क्या होगा यहाँ पर, 1 इज ग्रेटर देन के इंटू पी। एट हाई प्रेशर के पी इज ग्रेटर देन 1, यस और नो, ठीक है। अगर 1 इज ग्रेटर देन के पी तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू के पी, बट एट हाई प्रेशर के पी इज ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन के पी, दैट इज 1। मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से एक रीजनिंग निकल सकता है कि एट हाई प्रेशर लैंगम्यूर फेल है भाई, लैंगम्यूर फेल। इसके ऊपर से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एमएससी एंट्रेंस ऑफ एमएसयू में। एट हाई प्रेशर लैंगम्यूर आइसोथर्म इज फेल, बट एट लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर इट इज ओके, ठीक है, ये याद रखना है। सो ये अलाउ हुए भाई, थीटा इज इक्वल टू के पी, बट एट अ हाई प्रेशर थीटा कांस्टेंट हो जाता है, कुछ चेंज ही नहीं होता है एड्सॉर्प्शन में। दैट्स व्हाई एट हाई प्रेशर लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज फेल। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। ये शायद गेट का है और ये जेम 17 का है, जेम, ठीक है, कुछ नहीं, इजी एकदम दोनों, right? At a 273 Kelvin and 10 bar pressure, the Langmuir adsorption of a gas on the solid surface give the fraction surface coverage theta is equal to 0.01, surface coverage दिया है 0.01, pressure दिया है 10। So what is the value of Langmuir adsorption isotherm constant? constant की वैल्यू पूछी है, ठीक है, लेकिन नाम क्या है, अलग दिया है, Langmuir adsorption isotherm कांस्टेंट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। के की वैल्यू पूछिए, क्या है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 0.01 अपॉन पी कितना है 10, ये क्या है 1 माइनस 0.01, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.00101 बार इनवर्स, क्योंकि भाई प्रेशर बार में दिया है तो के का यूनिट भी क्या आएगा, बार इनवर्स आएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई किया है, ये देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज लैंगम्यूर आइसोथर्म विथ के इज इक्वल टू 1.25, ये क्या है भाई, ये केल्विन पास्कल इनवर्स, के का तो पास्कल इनवर्स होता है, ये क्या है भाई किलो पास्कल इनवर्स, किलो पास्कल इनवर्स, मतलब पास्कल इनवर्स है तो अपॉन में किलो मतलब क्या होता है भाई 1000, ये है भाई के की वैल्यू ये दिए, ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। देन पी एट विच सरफेस कवरेज इज 0.2, पी पूछा है या सरफेस कवरेज पूछा है, पी पूछा है भाई। देन पी एट विच सरफेस कवरेज इज दिस, मतलब थीटा इज 0.2, थोड़ा वर्डिंग में घुमा है, ठीक है। सो पी पूछा है पी, सो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, के इज इक्वल टू थीटा अपॉन पी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा,
राइट। अब मुझे क्या निकालना है, P निकालना है। दैट्स वाई P इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 0.2 अपन ये के यहाँ गया तो वो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ है ना भाई, 1000 में अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.2 कितना होता है 0.8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0.2 अपॉन 10⁻³ ऊपर चला गया तो आंसर आएगा 200। देयरफॉर P इज इक्वल टू 200 पास्कल भाई, दिस इज द आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था भाई, राइट। अब बात करते हैं, ये हो गया लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, सारे अजम्पशंस डिराइवेशन तो याद नहीं रखना है, बट डिराइवेशन की कैसे किया है वो देख लेना एक बार, और फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज के ऊपर से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया हमने। अब बात करते हैं फ्रुंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। ये लैंगम्यूर ने दिया था, ये फ्रुंडलीज दिया है, राइट। फ्रुंडलीज सेम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ही है, राइट। प्रेशर के साथ कैसे वेरी होता है वो दिखाएगा वो, राइट। द वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विथ प्रेशर एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द मैथमेटिकल रिलेशन between magnitude of adsorption and pressure is given by mathematical relation है भाई, right। K is equal to x by m is equal to Kp raised to n, ये है भाई फॉर्मूला, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑफ लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर से ग्राफ आता है भाई, पक्का ग्राफ आएगा अगर इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो। सो लॉग, दोनों जगह लॉग लेते हैं, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस n लॉग p, ठीक है, n लॉग p, लॉग k प्लस n लॉग p, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं पर x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू 1 अपॉन एन भी लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन में है तो 1 अपॉन एन लेते हैं, अगर नॉर्मल है तो n लेते हैं। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही फ्रुंडलीज है भाई, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये 1 अपॉन एन हुआ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन, ठीक है। ग्राफ कैसे आता है, लॉग x बाई एम, जैम में भी आ चुका है भाई ये ग्राफ, ठीक है। लॉग x बाई एम वर्सेस लॉग p वर्सेस लॉग p, क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो ये y है, m इंटू एक्स प्लस सी। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या आता है, राइट, स्ट्रेट लाइन। अब m क्या है 1 अपॉन n एंड इंटरसेप्ट लॉग k। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रुंडलीज, फ्रुंडलीज में इतना ही आता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूलाज xm इज इक्वल टू के पी रेस टू एन और के पी रेस टू 1 अपॉन एन, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में ली है या फिर इंटीजर में ली। सो वहाँ पर n एंड 1 अपॉन एन वेरी करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रुंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सो अब बात करते हैं बैट थियरी ऑफ मल्टी लेयर, राइट। अब तक हमने मोनोलेयर की बात की, चाहे वो लैंगम्यूर था चाहे वो फ्रुंडलीज था, बट अब बात करेंगे बैट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर मल्टी लेयर। मतलब ये जो आइसोथर्म है, ये जो थियोरी है वो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन को भी अप्लाई हो सकती है, राइट। इट इज़ प्रपोज बाय, इसके साइंटिस्ट है भाई, यहाँ से नाम आया BET, वो प्रोनाउंस कर लेना आप, ठीक है। सो दैट इज बैट थियरी। यहाँ पर आपको डिराइवेशन देखना नहीं है, कुछ भी याद रखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला, P अपॉन V टोटल P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 अपॉन VMC प्लस C माइनस 1 अपॉन VMC P अपॉन P नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये उसका भाई डिस्क्रिप्शन है कि कौन क्या है। V टोटल इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैस
मोनोलेयर का टोटल वॉल्यूम है, मोनोलेयर का वॉल्यूम है। सी इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये याद रखना नहीं है, लेकिन सी कैसे निकला भाई? सी इज इक्वल टू ई रेस टू E1 माइनस ई एल, वेयर E1 इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन व्हेन मोनोलेयर, E1 1 मतलब मोनो, heat of adsorption when monolayer, and EL is heat of adsorption when gas is liquefied। वहाँ से भाई C की वैल्यू निकली है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है सिर्फ। गेट 2019 या 18 में, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, गेट में इसके ऊपर से भाई ग्राफ आया था। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ग्राफ हो जाता, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है गेट में आया था तो हमें नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। नाउ डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भाई, राइट। डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमारा जो एड्सॉर्ब गैस एटम है या मॉलिक्यूल है, उसको डिसॉर्ब करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो ग्रेटर द डिसॉर्प्शन एनर्जी मोर विल बी द लाइफ टाइम ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस। मतलब जितना उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ही उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। सो दैट इज मोर विल बी लाइफ टाइम। भी काइनेटिक्स पढ़ लिया भाई, राइट। लाइफ टाइम क्या होता है, टाउ होता है। क्या होता है, टाउ। तो इसकी बात करेंगे हम। डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉलोज आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी पढ़ लिया भाई काइनेटिक्स में। व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। किसकी बात हो रही है, डिसॉर्प्शन की, राइट। सो K डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। ये इज डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। दिस इज डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। इसके ऊपर से एक फॉर्मूला आया, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी, ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी। टाउ क्या होता है, कैसे आया भाई ये फॉर्मूला, दिखा देता हूँ, ठीक है। टाउ क्या होता है, 1 अपॉन के, तो इसका मैं इनवर्स ले लूँ भाई। सो 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये माइनस ई अपॉन आर टी ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू ई रेस टू प्लस ई ए अपॉन आर टी, राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला है भाई, राइट, डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का, हाफ लाइफ टाइम का, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और टाउ नॉट क्या होगा भाई, आपके सामने ही है, टाउ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, टाउ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ टाइम एंड ये डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक और आर्हेनियस में हमने इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा था, उसके ऊपर से भाई एक ऐसा फॉर्मूला आया था, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सेम भाई यहाँ पर आएगा ln टाउ 2 अपॉन टाउ नॉट इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला आ गया भाई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एड्सॉर्प्शन। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन चैप्टर खत्म होता है आपका, ठीक है। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।